नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि सेकंड ग्रेड का सिलेबस आरपीएससी ने जारी कर दिया है, तो उसमें सिलेबस चेंज हुआ है। जो पहले 9th से लेकर 12th तक की बुक पढ़नी थी वो अब हमें नहीं पढ़नी है, इन्होंने अलग से कहानियां लगाई है। तो आज हम जो मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात कहानी सिलेबस में ऐड की है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने उसने कहा था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है वो मैंने उसका वीडियो डाल दिया है, और उजाले के मुसाहिब जो कहानी है विजय दान देता की वो भी मैंने डाल दी है, तो आप चैनल पर जाकर उनका अध्ययन जरूर करें। आज हम मुंशी प्रेमचंद की जी की जो पूस की रात है उसका अध्ययन करेंगे। पहले लेखक परिचय। मुंशी प्रेमचंद हिंदी में कथा साहित्य को आगे बढ़ाने वालों में अग्रणी थे। आपका वास्तविक नाम धनपत राय था। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो मुंशी प्रेमचंद है उनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। इनका जन्म सन 1937 में जन्म कब हुआ था? संवत 1937 में बनारस जिले के लम्हई ग्राम में हुआ था। इंटर तक शिक्षा प्राप्त करके ही वे शिक्षक का काम करने लगे। असहयोग आंदोलन के साथ उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब कब त्यागपत्र दिया था? असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, और साहित्य सेवी के रूप में अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन किया। आपका देहावसान संवत 1993 में हुआ। प्रेमचंद जी पहले उर्दू में लिखते थे। किस में लिखते थे? उर्दू में। हिंदी में आपकी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर छपी थी। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो मुंशी प्रेमचंद जी है उनकी हिंदी में छपी प्रथम कहानी कौन सी है? तो कौन सी है? पंच परमेश्वर। प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियां लिखी थी। आपने कहानी को जीवन की यथार्थ भूमि पर लाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। उन्होंने महलों के कृत्रिम सौंदर्य को छोड़कर झोंपड़ियों में सौंदर्य खोजा। प्रेमचंद ग्रामीण जीवन के सच्चे कलाकार थे और उसी समाज का चित्रण अपने साहित्य में भी किया। आपकी कहानियों की सर्व प्रमुख विशेषता चरित्र चित्रण की है। उनके पात्रों में आत्मिक सौंदर्य, भाव व्यंजना और सजीवता है। वे मानव है, देवता नहीं। मानसिक घात प्रतिघात का बहुत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक चित्रण कहानियों में किया गया है। वार्तालाप चारित्रिक विशेषताओं के प्रदर्शन का उत्कृष्ट साधन है। पात्रों की मानसिकता और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती हुई भाषा में बातचीत द्वारा पात्रों के चरित्रों की विशेषताएं दिखाने में आपको कमाल हासिल है। कथोपकथन बड़े सजीव, संक्षिप्त और होते हैं? नाटकीय होते हैं। मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? कथाकार भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा 300 से अधिक कहानियां लिखी थी। मानव मनोवृत्तियों के सूक्ष्म विश्लेषण की दृष्टि से बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर शीर्ष पर अधिष्ठित है। यानी इनकी जो बड़े घर की बेटी और पंच परमेश्वर है ये इनके शीर्ष के कहानियां हैं। शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है उसमें हास्य और व्यंग के छींटे हैं। पूस की रात, कफन, नगर आदि कहानियों में भी जो मार्मिकता और स्वाभाविकता है वह चरित्रगत और मनोवैज्ञानिकता के कारण है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं मानसरोवर 8 भाग, प्रेम 25सी, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम प्रसून और नवनिधि। अब मानसरोवर कितने भागों में है? 8 भागों में। ये क्या था? लेखक परिचय। अब पूस की रात, अब क्या आ रहा है? कहानी का परिचय। अभी जो ऊपर पढ़ा उसी में से आप सबके लिए क्वेश्चन है कि जो मुंशी प्रेमचंद जी है इनकी हिंदी में प्रथम कहानी कौन सी है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पूस की रात। पूस की रात प्रेमचंद
कि एक विशिष्ट यथार्थवादी दृष्टि को अभिव्यक्ति देने वाली कहानी है। अब पूछ ले कि पूस की रात कहानी कौन सी है? एक यथार्थवादी कहानी है। कहानी में ग्रामीण परिवेश, गरीब किसान, उसकी आर्थिक स्थिति, व्यवस्था और वेदना का क्या है, मार्मिक निरूपण किया गया है। हल्कू नामक किसान का जीवन और उसकी मार्मिकता कहानी में पूरी तरह से क्या है, यथार्थवादी शिल्प में अभिव्यक्त हुई है। प्रारंभ से अंत तक कहानी में जो वातावरण चित्रित किया गया है वह पाठक को क्या है, बांधे रखता है। पूस की ठंडी रातों में हल्कू, अब ये हल्कू कौन है? इस कहानी का जो नायक है वो कौन है? हल्कू। हल्कू किसान खेतों की रखवाली के लिए जैसे तैसे क्या है, रात बिताता है। शरीर को शीत छुड़ाने के लिए निमित्त वह आग से तापता है, किंतु थोड़ी सी गर्मी पाकर उसे क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। और इसी अवधि में नील गाय सारा खेत साफ कर देती है। हल्कू जिस मानसिकता में है बावजूद उसे इस बात का संतोष है कि खेत चौपट हुआ तो हुआ, किंतु क्या है, शीत की रातों में अब यहाँ सोना तो न पड़ेगा। अब जो इसमें कहानी जब हम पढ़ेंगे तो एक हल्कू किसान है, तो वो जो सर्दी की जाड़े की जब रातें होती है तो कहाँ सोता है? खेत की रखवाली के लिए खेतों में सोता है। जब नील गाय उसका खेत चट कर जाती है तो उसको इस बात का तो कम से कम संतोष है कि अब मुझे रात को क्या है, इतनी सर्दी में खेतों में नहीं सोना पड़ेगा। कहानी की भाषा सहज, सरल, परवाह पूर्ण और परिवेश और पात्र की मानसिकता के प्रति पूरी तरह अनुरूप है। यानी जो कहानी है की जो भाषा है वो उस परिवेश के अनुसार प्रेमचंद जी ने लिखी है। अब कहानी पूस की रात। हल्कू, अब ये हल्कू क्या है, इस कहानी का जो मेन पात्र है। हल्कू ने आकर अपनी स्त्री से कहा, क्या कहा? सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। अब ये एक हल्कू है और इससे कोई पैसे मांग रहा है, यानी इस हल्कू का कर्जा लिया हुआ है तो किससे? सहना से, तो वो पैसे मांगने आया। और उसकी बेटी है मुन्नी। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। अब जो सहना है वो पैसे लेने आया है, हल्कू अपनी पत्नी को कह रहा है जो 3 रुपए रखे हैं वो उसको दे दो। तो अब उसकी बेटी मुन्नी है वो क्या कहती है कि 3 तो रुपए हैं, वो अगर उसको दे देंगे तो माघ में जो सर्दी पड़ती है तो वो बहुत ठंड होती है, तो कि माघ और पोष की जो सर्दी है उसमें हमारी रात कैसे कटेगी? हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। बिना कंबल के हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता। पूस यानी पोष का महीना। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमाएगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम ढील लिए हुए जो उसके नाम का झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे। कंबल के लिए कोई क्या है, कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। अपनी पत्नी को कहता है कि ला वो पैसे दे दे, वो मांगने वाला आया हुआ है, कम से कम गला तो छूटे, और कंबल के लिए क्या है, कोई दूसरा उपाय कर लेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने को नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मरमर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए मैं रुपए न दूंगी। ये किसने कहा? मुन्नी ने कहा कि खेती छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि खेती से हमें कोई लाभ नहीं होता। जो फसल होती है तो वो जो मालिक होता है वो ले जाता है। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं?
मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें क्या हो गई थी, ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में कठोर सत्य था। वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर क्या है, हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजदूरी में सुख से रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ सब, वह भी इसमें झोंक दो, उस पर भी धौंस। यानी ये खेती तो अच्छी है, एक दो खेती करो, ऊपर से जो मजदूरी का कमा के लाते हैं वो भी इनको दे दो। तो ऐसी खेती क्या है, क्यों हम करें, तो ऐसी खेती छोड़ने में तो क्या है, फायदा ही है, और ऊपर से हमें उनकी धौंस और सुननी पड़ती है। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह से चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हल्कू जब उसको पैसे दे रहा था तो उसको कैसा लग रहा था कि क्या दे रहा है, अपना हृदय निकाल कर दे रहा है। उसने मजदूरी से काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे, वे आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से क्या था, दबा जा रहा था। अब ये इसमें दूसरी भाग आ गया। अब इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस कहानी में कितने भाग है, तो इस कहानी में टोटल 3 भाग है। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है। अब पूस की अंधेरी रात, पूस यानी पोष माह की, पोष माह में जाड़े जो हाड़ मास होते हैं उनको गलाने वाली सर्दी पड़ती है। आकाश पर तारे भी ठुठुरते हुए मालूम होते हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे एक के पत्ते की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाडे की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। अब खेत में भी वो चादर ओढ़ के सो रहा है, अब कितनी गरीबी है। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आती थी। अब हल्कू के कुत्ते का क्या नाम है, जबरू। अब जबरू को भी ठंड लग रही थी तो दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहता तो था ना मैं कि पुला क्या है, पुआल पर लेटा रहे, तू यहाँ क्या लेने आया था। अब खाओ ठंड में, मैं क्या करूं, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चल आए, अब रो नानी के नाम को। अब ये हल्कू किसको कह रहा है, कुत्ते को कह रहा है कि तू क्यों आया, तू तो घर पे रह जाता आराम से, वहां पे क्या है पुआल पर बैठा रहता। जबरे ने पड़े पड़े दुम हिलाई और वह अपनी कू कू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई यानी उबासी लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया ताकि स्वामी को मेरी कू कू से नींद नहीं आ रही। यानी स्वान किसको बोला जाता है, कुत्ते को। यानी उसकी बुद्धि से अपने जान लिया कि मैं जब कू कू कर रहा हूं तो मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह रांड पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। पछुआ क्या है कि पश्चिम से क्या आ रही है, हवा आ रही है। तो उसको ये गाली निकाल रहा है कि ये जो पछुआ हवा है वो पता नहीं कहां से बर्फ लेके आ रही है। उठ फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। क्या कह रहा है कि किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी ली। अब कितनी चिलम पी चुका था, 8 चिलम। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबराकर भागे। यानी एक तो मैं तो क्या है सर्दी से कांप रहा हूं, और कई लोग ऐसे हैं कि उनके पास अगर जाड़ा जाए तो जाड़े को भी भागना पड़े। मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल ओढ़ के सोते, उनको जाड़ा क्या कहेगा। मजाल है जो जाड़े की गुजर हो जाए, तकदीर की खूबी, मजूरी हम करे और मजा क्या है दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है।
यानी जो चिलम पीने से क्या है कि जाड़ा थोड़ी ना दूर हो जाएगा, बस ये है कि थोड़ी गर्माहट मिल जाती है। जबरा ने उसके मुंह को प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। यानी जबरा है जो कुत्ता है, उसने क्या है, हल्कू को प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना जब जाड़ा न लगेगा। हल्कू अब अपने कुत्ते को क्या कह रहा है कि मैं कल पुआल यहाँ बिछा दूंगा तो तू उसके अंदर बैठा रही। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटने पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा, यह निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए अब की मैं सोऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में क्या है, कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच यानी राक्षस की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। यानी अब जबरा को अपनी गोद में सुला लिया कुत्ते को। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो उसे इधर महीने भर से उसे न मिला था। जबरा शायद ये समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, कहाँ है, मालिक की गोद में। हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह अपनी इतनी ही तत्परता से गले लगाता। यानी हल्कू ने जो जबरा यानी जो कुत्ते को क्या है गले से लगाया, का इतनी उसकी आत्मा पवित्र है कि अपना भाई और कोई मित्र होता तो उसको भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता। उसमें बदबू आ रही थी फिर भी उसको अपने गले से उसको चिपकाए रहा। अपने किसी वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वारा खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। अचानक क्या है, जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। वह विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी वह झटपट उठा और छतरी के बाहर आकर क्या है भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत क्या है पीछे दौड़ता। करते हुए उसके ऊपर से अरमान की तरह उछल रहा था। 1 घंटा, ये अब इसमें 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से क्या है धधकाना शुरू किया। हल्कू उठकर बैठा। उसने दोनों घुटनों को क्या है छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया ताकि उसे ठंड न लगी। फिर भी क्या है ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह क्या है हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। स्पष्ट सी आकाश में अभी क्या है जो ओंधे ही नहीं चढ़े। जो ऊपर सपत ऋषि होते हैं जो साथ ऐसे एक चम्मच की जैसी आकृति होती है तो वो क्या है अभी तक ओंधे नहीं हुए, यानी अभी तक वही है। ऊपर आ जाएंगे तब का ही सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात हुई, यानी अभी रात का कितना है 1 पहर ही बीता है। पर इसको पता कैसे चला बीता है तो सप्तऋषि जो मंडल होता है उसको देखकर हल्कू ने क्या अंदाजा लगाया कि अभी तो 1 पहर की ही रात बीती है। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जो हल्कू का कुत्ता है उसका नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठा नहीं जा रहा। हल्कू के खेत के आगे क्या था? एक आम के पेड़ का खेत था। तो उसने क्या किया कि वहां से मैं पत्तियां इकट्ठी करके बटोरूं ताकि आग जला सकूं और वहां से ताप मुझे कुछ मिले। उसके पास ही अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। अब अरहर के खेत के क्या थे? कुछ पौधे उखाड़े, उनकी एक झाड़ू बनाई, हाथ में सुलगता हुआ उपला लिया यानी आग जलाने के लिए और बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे देखा तो पास आया और दुम मिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे, टांटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। यानी ताते, टांटे यानी ताते, गर्म यानी ताते हो जाएंगे यानी गर्म हो जाएंगे तो वापिस आ जाएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में धूप अंधेरा क्या था? घूप अंधेरा यानी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उस अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप टपक रही थी। अब पोष के महीने में क्या होती है? सुबह सुबह जो घास होती है उन पे क्या होता है? छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती है, क्योंकि जब रात को ठंड होती है तो जो बर्फ की वो क्या होती है? छोटी छोटी बूंदें बन जाती है। हल्कू ने कहा, एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। अब झोंका क्या लेके आया? मेहंदी के फूलों की खुशबू। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। अब जबरू, हल्कू क्या कह रहा है कि जबरू देख कितनी अच्छी सुगंध आई है, तेरी नाक में भी तो आ रही होगी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी, वह उसे चिंचोड़ रहा था। अब कुत्ते को तो हड्डी मिल जाए तो उसको तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो क्या है? हड्डी को चिंचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में क्या है? पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। यानी इतनी ऊंची लो जा रही थी कि उसकी जो लो थी वो पेड़ों की पत्तियों को भी छूकर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो इस अथाह अंधकार को अपने सिर पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली। अब यानी जब आग जलाई तो इतनी गर्मी होगी, जो उसने चद्दर ओढ़ रखी थी दोहर जो, उसको भी उतार कर अपने बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर क्या थी? विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। अब जब हम आग के पास बैठेंगे तो हमें क्या है? गर्मी लगेगी, वो स्वाभाविक है। तो जो ऐसे लग रहा था कि वो आग कोई क्या है? चुनौती दे रहा है। उसने जबरा से कहा, क्यों जबर, अब तो ठंड नहीं लग रही? जबर ने कू कू करके मानो कहा हो, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अब जो अलाव का यानी आग का ढेर है उसको ऐसे कूद के पार करते हैं, देखे कौन निकल जाता है।
अगर जल गया बच्चा तो मैं दवा नहीं करूंगा। अब हल्कू क्या कह रहा है कि अगर तू जल गया तो मैं दवा नहीं करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। कभी उसे उसको भय था। मुन्नी से कल न कह देना नहीं तो लड़ाई करेगी, यानी कि मुन्नी को मत बता देना वरना वो क्या है, लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया, यानी हल्कू से कूदा और पैर सीधा निकल गया। पैरों से जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, ऐसे नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर से कूदा और अलाव के इस पार आ गया। अब इसकी कहानी के 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब इसका चौथा भाग। पत्तियां जल चुकी थी और बगीचे में क्या है, फिर अंधेरा छाया हुआ था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा के झोंका आ जाने पर जरा दहक उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। यानी जो आग थी वो हल्की फुल्की थी, हवा का झोंका आता तो फिर वापस जल लेती। ऐसे लग रहा था वो अपनी आंखें बंद कर रही है। हल्कू ने सिर से चादर ओढ़ ली, यानी वापस उसने क्या है, अपने सिर पे चादर ओढ़ ली। गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों गीत बढ़ता जाता उसे आलस्य दबाए लेता था। जबरा जोर से भूंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हो रहा था कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उसके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। उसको हल्कू को अच्छे से सुनाई दे रहा था कि क्या है, नील गायों का झुंड आ गया। नील गाय क्या होती है, गायों का झुंड होता है, उनको नील गाय बोलते हैं, उनका नाम है। और वो खेतों में रात को ही आती है और मनुष्य उसको बहुत कम रेयर चांस है कि उनको पकड़ पाए, और वो अपने झुंड में ही रहती है और वहीं अपने उनके बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन उनका न तो कोई दूध निकाल सकता है, होती वो गाय की है। उसके कूदने और दौड़ने की आवाज साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वे चल रही हैं। अब उसको कैसा प्रतीत हो रहा था कि वे चल रही है। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। अब उसने अपने मन में क्या बोला कि जब तक जबरा है तो खेत में नहीं आएगा। जबरा तो उसके पास ही खड़ा था, जो उसका कुत्ता था। मुझे भ्रम हो रहा है, कहा अब तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे कैसा धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आवाज सुनाई दी। उसको खेत के जो चरने की आवाज है वो साफ सुनाई दे रही थी। अब वह अपने को धोखा न दे सका। अब जो हल्कू है वो खुद को धोखा न दे सका, क्योंकि जब गाय वगैरह होती है जो खेत में कहाँ खाती है, तो अब उनकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी, क्योंकि उनके तो झुंड थे। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ बैठा था। ऐसे जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। अब उसको क्या था कि खेतों जानवरों के पीछे दौड़ना उसको नहीं सूझा, और वो क्या है कि इतनी ठंड में कौन जाए। उसने जोर से आवाज लगाई, लियो लियो लियो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी फसल है, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए जाते हैं। अब जो फसल थी एकदम पकने वाली थी, फिर भी वो खड़ा नहीं हुआ। हल्कू पक्का इरादा करके उठा कि अब मैं जाऊंगा, तो 2-3 कदम चला, पर एकाएक क्या है, हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा। यानी वो वापिस उस अलाव के पास आ गया। राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को क्या है, गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता रहा। अब जो जबरा था वो तो बार बार भौंकता रहा, और नीलगाय क्या है, खेत का सफाया किए डालती थी। हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा था। अब हल्कू बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ, आराम से शांत बैठा था कि अगर गाय चर रही है तो चरने दो नीलगाय। अकर्मण्यता ने, यानी उसके जो आलसीपन मान लो या कर्म करने की इच्छा ने न हो,
ने रस्सियों की भांति उसे चारों ओर से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, आज क्या सोते ही रहोगे। अब उसकी बेटी आ गई थी, सवेरा हो गया था कि आज तुम सोते ही रहोगे। तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। अब मुन्नी क्या कह रही है, तुम तो यहाँ कर रम गए यानी सो गए और जो क्या है पूरा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर क्या क्या तू खेत से होकर आ रही है? वो तो क्या है वहीं बगीचे में ही सो गया। मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडिया डालने से क्या होगा कि तू यहाँ डाल के बैठा है, वो मंडिया डालने से फिर क्या होगा तो कि सारा खेत ही चर गई। हल्कू ने बहाना बनाया, क्या कि मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है कि पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। उसने क्या बहाना बनाया कि पेट में इतना दर्द हो गया, मैं तो मरते मरते बचा और तुझे खेत की लगी हुई है। दोनों फिर खेत की डांड पर आए, यानी जो खेत की सीमा है उस पर आए। देखा सारा खेत रोंदा हुआ पड़ा है और जबरा क्या है मंडेया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राणहीन हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी थी पर हल्कू क्या था, प्रसन्न था। मुन्नी तो उदास थी, हल्कू प्रसन्न क्या था कि अब उसको क्या है ठंडी रातों में नहीं जागना पड़ेगा, न खेतों में आना पड़ेगा। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। अब जो माल गुजारी है वो भरेंगे तो कैसे? मजदूरी करके। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। अब ये कहानी कंप्लीट होती है। अब इसका क्विक रिवीजन करते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद है इनका जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही ग्राम में हुआ था। और हिंदी में इनकी प्रथम कहानी कौन सी है? प्रथम कहानी पंच परमेश्वर। हिंदी में इनकी प्रथम